स्टीव जॉब्स। एप्पल कंपनी के फाउंडर स्टीव जॉब्स, जो कि एक अमेरिकन इन्वेंटर, आविष्कारक, एंटरप्रेन्योर, उद्यमी और एक ब्रिलियंट लीडर रह चुके हैं। जो बातें स्टीव जॉब्स ने अपने पूरे जीवन में सीखी, उन्होंने वो सब शेयर किया हम सबके साथ, ताकि हम सब उनके जीवन से प्रेरणा ले सकें और उनके जीवन के लेसन्स और लर्निंग्स हम सबकी मदद कर सकें अपने जीवन के संघर्ष को पार करने में। बार बार गिरकर खड़े हो सकें, चल सकें, दौड़ सकें, पूरे उत्साह और आत्मविश्वास के साथ। जीवन में कभी हार न माने, हर सिचुएशन में अपना 100% दें, सकारात्मक सोच के साथ अपने जीवन में आगे बढ़ते रहें। स्टीव जॉब्स ने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में एक स्पीच दी थी और उन्होंने अपने जीवन की लर्निंग्स को 3 कहानियों के माध्यम से बताया था। शब्द सारे स्टीव जॉब्स के हैं, मैं तो सिर्फ आसान भाषा का इस्तेमाल करके हिंदी भाषा में आप सब तक पहुंचा रही हूं, ताकि इस दुनिया में कोई भी इंसान ऐसा ना हो कि इस दुनिया की सबसे बेहतरीन स्पीच को सिर्फ भाषा, लैंग्वेज बैरियर की वजह से ना सुन पाए। अपने आप को बिल्कुल शांत और एकाग्र कर लीजिए, क्योंकि इसको सुनने के बाद आप अपनी जिंदगी पूरी तरीके से बदल सकते हैं। आइए शुरू करते हैं। धन्यवाद। आज विश्व के सबसे बेहतरीन विश्वविद्यालयों में से एक के दीक्षांत समारोह में आप सभी के साथ होना मेरे लिए सम्मान की बात है। मैं आप सबको सच बताना चाहता हूँ कि मैं कभी किसी कॉलेज से पास आउट नहीं हुआ और आज पहली बार मैं किसी कॉलेज ग्रेजुएशन समारोह के इतने नजदीक तक पहुंचा हूँ। आज मैं आप सभी को अपने जीवन की 3 कहानियां सुनाऊंगा, ज्यादा नहीं, बस 3 कहानियां। मेरी पहली कहानी है कनेक्ट द डॉट्स। कनेक्ट द डॉट्स करने के विषय में। रीड कॉलेज में एडमिशन लेने के बाद मैंने 3 महीने के अंदर ही पढ़ाई छोड़ दी थी, लेकिन मैं उसके 18 महीने के बाद तक किसी तरह वहां आता जाता रहता। तो सवाल यहाँ पे ये आता है कि मैंने कॉलेज क्यों छोड़ा। वेल, इसकी शुरुआत मेरे जन्म के पहले की है। मुझे जन्म देने वाली माता एक यंग अविवाहित ग्रेजुएट स्टूडेंट थी और वो चाहती थी कि मुझे कोई गोद ले ले, लेकिन इसी के साथ वो यह भी चाहती थी कि जो भी मुझे गोद ले वो कॉलेज ग्रेजुएट्स जरूर रहें। और इस प्रकार सब कुछ पहले से ही तय और सेट था। मैं एक वकील और उसकी पत्नी के द्वारा गोद लिया जाने वाला था, लेकिन जैसे ही मैं इस दुनिया में आया, लास्ट मिनट पर उन्होंने अचानक अपना फैसला बदल लिया और उन्होंने कहा उन्हें तो एक लड़की चाहिए थी। इसलिए आधी रात को मेरे माता पिता को कॉल किया गया, जो कि वेटिंग लिस्ट में थे, और उन्हें कॉल करके बताया गया कि हमारे पास में एक बेबी बॉय है, क्या आप उसे गोद लेना चाहेंगे। और उन्होंने तुरंत ही हाँ कर दी। लेकिन बाद में मेरी जन्म देने वाली माता को यह पता चला कि जिन्होंने मुझे गोद लिया है वह कॉलेज ग्रेजुएट्स नहीं है और पिता तो हाई स्कूल पास भी नहीं है, और इसलिए उन्होंने अडॉप्शन पेपर साइन करने से मना कर दिया। लेकिन फिर कुछ ही महीने बाद मेरे होने वाले माता पिता ने मेरी माँ को वचन दिया कि हम इस बच्चे को कॉलेज जरूर भेजेंगे, और इस वजह से मेरी माता मान गई और फिर मुझे अडॉप्ट कर लिया गया। और इस तरह मेरी जिंदगी की शुरुआत हुई। और अपने 17 वर्षों के बाद मैं कॉलेज गया, लेकिन गलती से मैंने स्टैनफोर्ड जैसा ही महंगा कॉलेज चुन लिया। मेरे वर्किंग माता पिता की सारी जमा पूंजी पढ़ाई में खर्च होने लगी और 6 महीने बाद मुझे इस पढ़ाई का कोई भी महत्व दिखाई नहीं दे रहा था। मुझे कोई आइडिया नहीं था कि मैं अपनी जिंदगी में क्या करना चाहता हूँ। कोई आइडिया नहीं था किस तरह से ये कॉलेज मेरी मदद करेगा अपनी जिंदगी में कुछ करने के लिए। और यहाँ पर मैं अपने माता पिता की जमा पूंजी इस पर खर्च करता जा रहा हूँ, और इसलिए मैंने कॉलेज ड्रॉप आउट करने का डिसीजन लिया और यही सोचा कि जो होगा अच्छा होगा। उस समय मुझे यह चीज बहुत डरावनी लगी, लेकिन जब बीते समय को आज मैं देखता हूँ तो मुझे लगता है कि यह मेरी जिंदगी का सबसे बेस्ट डिसीजन था। वो कैसे, मैं आपको अभी बताता हूँ। जैसे ही मैंने कॉलेज ड्रॉप आउट किया था तो मैंने उन क्लासेस को करना छोड़ दिया था जिसमें मेरा इंटरेस्ट नहीं था, और मैं केवल उन्हीं क्लासेस को करता था जिसमें मेरा इंटरेस्ट था। और ये सब कुछ करना इतना आसान भी नहीं था, क्योंकि मेरे पास रहने के लिए कोई कमरा नहीं था, इसलिए दोस्तों के कमरे में जमीन पर सोता था। मैं कोक की बोतलों को लौटाकर मिलने वाले पैसों से खाना खाता था, और मैं हर संडे 7 मील पैदल चलकर हरे कृष्णा मंदिर जाता था, जिससे कि हफ्ते में एक बार मैं भरपेट भोजन कर सकूं। और ये सब मुझे बहुत अच्छा लगता था। अब मैं आपको बताता हूँ क्यों कॉलेज ड्रॉप आउट करना मेरी जिंदगी का सबसे बेस्ट डिसीजन था
उस समय रीड कॉलेज देश में सबसे अच्छी जगह थी जहां कैलीग्राफी सिखाई जाती थी। पूरे कॉलेज परिसर में हर एक पोस्टर पर, हर एक लेवल पर बहुत ही खूबसूरती से हाथों से कैलीग्राफ किया जाता था। और क्योंकि मैं कॉलेज छोड़ चुका था, इसलिए मुझे सामान्य क्लासेस करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। तो मैंने निर्णय लिया कि मैं कैलीग्राफी की क्लासेस करूंगा और इसे अच्छी तरह से सीखूंगा। तो मैंने शरीफ और सेंस शरीफ टाइप फेसेस के बारे में सीखा, अलग अलग अक्षरों के बीच में स्पेस वेरी करना सीखा और किसी अच्छी टाइपोग्राफी को क्या अच्छा बनाती है यह भी मैंने सीखा। ये सब बहुत खूबसूरत था, ऐतिहासिक था और इतना आर्टिस्टिक था कि इसे साइंस के द्वारा कैप्चर नहीं किया जा सकता था। और यह सभी मुझे बहुत ही आकर्षक लगता था। उस समय मुझे कुछ भी विचार नहीं था कि इन सभी चीजों का प्रयोग मैं अपने जीवन में करूंगा। लेकिन 10 साल बाद हमने अपना मैकिन्टोश कंप्यूटर बना रहे थे, तब मैंने इसे मैक में डिजाइन कर दिया और यह बहुत ही खूबसूरत टाइपोग्राफी वाला विश्व का पहला कंप्यूटर बन गया। अगर मैंने कॉलेज में केवल कैलीग्राफी में ही प्रवेश नहीं लिया होता तो मैक में कभी भी मल्टीपल टाइप फेसेस या प्रोपोर्शनली स्पेस फॉन्ट्स नहीं होते। और क्योंकि विंडो ने मैक की कॉपी की है तो दुनिया के किसी भी पर्सनल कंप्यूटर में ये सब नहीं होता। अवश्य ही जब मैं कॉलेज में था तो भविष्य में देखकर इन डॉट्स को कनेक्ट करना असंभव था, लेकिन आज जब 10 साल के बाद मैं बीते हुए समय को देखता हूँ तो मुझे सब कुछ क्लियर नजर आता है। आज केवल पीछे देखकर ही डॉट्स को कनेक्ट कर सकते हैं। इसलिए आपको विश्वास करना होगा कि अभी जो भी हो रहा है वो आगे चल के किसी ना किसी तरह से आपके फ्यूचर से कनेक्ट हो जाएगा। आपको किसी ना किसी में तो विश्वास करना ही होगा, अपने गट्स में, अपने भाग्य पर, अपने जीवन पर या फिर अपने कर्मों पर। किसी ना किसी चीज पर तो विश्वास करना ही होगा, क्योंकि इस बात में विश्वास रखना कि आगे चलकर डॉट्स कनेक्ट होंगे, ये आपको अपने दिल की आवाज सुनने की हिम्मत देगा। और उस समय भी जब आप बिल्कुल अलग रास्ते पर चल रहे होंगे और यही बात आपको बाकी लोगों से अलग बनाएगी। तो मेरी पहली कहानी से सबसे बड़ी सीख यही है कि जो हो रहा है वो हमारे अच्छे के लिए हो रहा है और आप अभी जो भी कर रहे हैं वो आगे चलकर आपको किसी ना किसी काम जरूर आएगा। बस आप अपने आप पर विश्वास रखकर करते जाइए जो आप कर रहे हैं। मेरी दूसरी कहानी लव और लॉस के विषय में है। मैं बहुत ही सौभाग्यशाली था कि जिसे मैं प्यार करता था वह मुझे जल्द ही मिल गए। वॉज और मैंने अपने पिता के गैराज से एप्पल की शुरुआत की थी जब मैं 20 साल का था। हमने बहुत मेहनत की और 10 साल में एप्पल कंपनी 2 लोगों से बढ़कर $2 बिलियन और 4,000 लोगों की कंपनी हो गई। हमने अभी 1 साल पहले ही मैकिन्टोश रिलीज किया था और 30 साल का हो गया था और कंपनी ने मुझे निकाल दिया। आप सब यही सोच रहे होंगे कि अपनी बनाई हुई कंपनी से मुझे कैसे निकाल दिया। जैसे जैसे एप्पल ग्रो करने लगी, हमने एक बुद्धिमान आदमी को हायर किया जिसे मैंने सोचा कि वो मेरे साथ मिलकर कंपनी को आगे बढ़ाएगा। पहले 1 साल सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन फिर उसके बाद कंपनी के फ्यूचर विजन को लेकर हम दोनों में विवाद होने लगे और बात बोर्ड ऑफ डायरेक्टर तक पहुंच गई और उन लोगों ने उसका साथ दिया और इस तरीके से 30 वर्ष की आयु में मुझे निकाल दिया गया। जो मेरी पूरी अडल्ट लाइफ का फोकस था, अब वह सब खत्म हो चुका था और यह पूरी तरह से मुझे बर्बाद कर देने वाला था। और कुछ महीनों तक मुझे समझ नहीं आया कि मैं क्या करूं। मैं एक बहुत बड़ा पब्लिक फेल्योर था और एक बार तो मैंने वैले छोड़ के जाने का भी सोचा, लेकिन धीरे धीरे मुझे एहसास हुआ कि मैं जो काम करता हूं उसके लिए मैं अभी भी पैशनेट हूं। एप्पल में जो कुछ भी हुआ था उसकी वजह से मेरे पैशन में जरा भी कमी नहीं आई। मुझे उन्होंने अस्वीकार कर दिया, लेकिन फिर भी मैं अपने काम से प्यार करता हूँ और इसलिए मैंने फिर एक बार फिर से शुरुआत करने की सोची। मैं उस वक्त ये नहीं देख पाया था, लेकिन आज मुझे लगता है कि एप्पल से निकाले जाने से अच्छा मेरे साथ और कुछ भी नहीं हो सकता था। सफल होने का बोझ अब बिगनर होने के हल्केपन में बदल चुका था। मैं एक बार फिर से स्वयं को बहुत ही हल्का महसूस कर रहा था और इसी आजादी की वजह से मैं जीवन की सबसे क्रिएटिव पीरियड में चला गया। अगले 5 सालों में मैंने एक कंपनी नेक्स्ट और दूसरी कंपनी पिक्चर शुरू कर दी
और इसी दौरान मैं बहुत ही अद्भुत महिला से मिला जो आगे चलकर मेरी पत्नी बनी। पिक्सर ने विश्व की पहली कंप्यूटर एनिमेटेड मूवी टॉय स्टोरी बनाई और आज के समय यह दुनिया की सबसे सफल एनिमेशन स्टूडियो है। और एप्पल ने एक अप्रत्याशित कदम उठाते हुए नेक्स्ट को खरीद लिया और मैं फिर से एप्पल में चला गया और एप्पल नेक्स्ट द्वारा विकसित की गई टेक्नोलॉजी का उपयोग करती है। तो यहाँ पर मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि अगर मुझे एप्पल से नहीं निकाला गया होता तो सब कुछ मेरे साथ नहीं होता। यह एक कड़वी दवा थी, लेकिन मेरे विचार से यह मरीज को इसकी जरूरत थी। कभी कभी जिंदगी आपको इस तरह की ठोकर मारती है, लेकिन आप विश्वास मत खोइए। मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि मैं सिर्फ इसलिए आगे बढ़ता गया क्योंकि मैं अपने काम से प्यार करता था। जितना अपने प्यार को जानना जरूरी है, उतना ही जरूरी है कि अपने काम को खोजना जिसे आप सच में एंजॉय करते हो, क्योंकि आपका काम आपकी जिंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा होता है। और वास्तविक रूप से संतुष्ट होने का यही एक तरीका है कि आप वो करें जिसे आप एक बड़ा काम समझते हैं। और बड़ा काम करने का सिर्फ एक ही तरीका है कि आप वो करें जो करना आप पसंद करते हैं। और आप अभी तक आपको काम नहीं मिला है तो आप रुकिए मत, उसे खोजते रहिए। जैसा कि दिल से जुड़ी हर एक चीज में होता है, जब आपको मिलेगी तब आपको यह पता चल जाएगा। और जैसा कि किसी अच्छी रिलेशनशिप में होता है, वो समय के साथ और अच्छी होती जाएगी। इसलिए इसे खोजते रहिए, रुकिए मत। मेरी तीसरी कहानी है मृत्यु के बारे में। जब मैं 17 साल का था तो मैंने एक कोट पढ़ा था, यदि आप हर दिन ऐसे जिएंगे जैसे कि ये आपकी जिंदगी का आखिरी दिन है तो आप किसी न किसी दिन सही साबित हो जाएंगे। और इसे मेरे दिमाग पर एक बहुत बड़ी छाप छोड़ी और तब से पिछले 33 सालों से मैं हर सुबह उठकर शीशे में देखता हूँ और खुद से एक सवाल जरूर करता हूँ कि अगर आज का दिन मेरी जिंदगी का आखिरी दिन होता तो मैं आज वो करता जो मैं करने वाला हूँ। और अगर इसका आंसर ना होता है तो मैं समझ जाता हूँ कि कुछ ना कुछ बदलने की जरूरत है। इस बात को याद रखना कि एक दिन मरना है किसी भी चीज के डर को दूर करने का सबसे बेहतरीन तरीका है। आप पहले से ही नंगे हैं, ऐसा कोई भी कारण नहीं है कि आप अपने दिल की ना सुने। करीब 1 साल पहले ही मुझे पता चला कि मुझे कैंसर है। सुबह 7:30 बजे मेरा स्कैन हुआ और उसमें साफ दिखाई दे रहा था कि मेरे पैनक्रियाज में ट्यूमर है। और सच कहूं तो मुझे यह भी नहीं पता था कि पैनक्रियाज क्या होता है। डॉक्टर ने लगभग पूरे विश्वास के साथ मुझे बताया कि मुझे एक ऐसा कैंसर है जिसका उपचार करना असंभव है और अब मेरे पास 3 से 6 महीने ही बचे हैं। डॉक्टर ने मुझे सलाह दी कि मैं घर जाऊं और सभी चीजें व्यवस्थित कर लूं, यानी कि डॉक्टर की भाषा में कि आप अपने मरने की तैयारी कर लीजिए, यानी कि वो सारी चीजें जो आप अगले 10 साल में करने वाले थे वो बचे हुए दिनों में कर लीजिए, क्योंकि आपका अंतिम समय लास्ट टाइम आ गया है। मैंने इस डायग्नोसिस के साथ पूरा दिन बिताया और शाम को मेरी बायोप्सी हुई, जहां पर मेरे गले के रास्ते से पेट से होते हुए एक एंडोस्कोप डाला गया और एक सुई से ट्यूमर के कुछ सेल्स निकाले गए। उस समय पूरी तरह से मैं बेहोश था, लेकिन मेरी पत्नी और वहां पर जो भी उपस्थित था, जब डॉक्टर ने माइक्रोस्कोप से सेल्स को देखा तो वह रो पड़ा, क्योंकि सेल्स देखकर डॉक्टर समझ गया था कि मुझे एक दुर्लभ प्रकार का कैंसर हुआ है जो कि सर्जरी से ठीक हो सकता है। तो मेरी सर्जरी हुई और सौभाग्य से अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मौत के इतने करीब तक मैं कभी नहीं पहुंचा था और उम्मीद करता हूँ कि आगे आने वाले कुछ समय तक पहुंचूंगा भी नहीं। और यह सब देखने के बाद मैं पूरे विश्वास के साथ में यह कह सकता हूँ कि मृत्यु एक उपयोगी लेकिन विशुद्ध रूप से बौद्धिक संकल्पना है। कोई भी मरना नहीं चाहता, यहाँ तक कि जो लोग स्वर्ग जाना चाहते हैं वो भी वहां जाने के लिए मरना नहीं चाहते। लेकिन मृत्यु ही वह स्थान है जहां पर हम सभी लोग जाते हैं। आज तक कोई भी इससे बचा नहीं है और ऐसा होना ही चाहिए, क्योंकि जीवन एकमात्र सबसे बड़ा आविष्कार है तो वो है मृत्यु। यह जीवन को बदलती है, पुराने को समाप्त करने का रास्ता खोलती है और इस समय पर आप सभी लोग नए हैं।
और कुछ ही समय में आप सभी लोग पुराने हो जाओगे और इस रास्ते से साफ हो जाओगे। इतना ज्यादा नाटकीय होने के लिए मैं आप सभी से माफी चाहता हूँ, लेकिन यही सत्य है। आपका समय बिल्कुल सीमित है, इसलिए किसी और की जिंदगी जीकर व्यर्थ मत कीजिए। बेकार की सोच में मत फंसिए। अपने जीवन को दूसरे के हिसाब से मत चलाइए। औरों के विचारों के शोर में अपने अंदर की आवाज को मत दबाइए। और सबसे महत्वपूर्ण यह है कि आप अपने दिल की और सहज बुद्धि की बात सुनने का साहस रखें, क्योंकि वो पहले से ही जानते हैं कि वास्तव में तुम क्या चाहते हो। तो पहले अपने दिल की आवाज सुने, बाकी सारी चीजें सेकेंडरी हैं। और अंत में आप सभी से यही कहना चाहूंगा, स्टे हंग्री, स्टे फूलिश। मैंने हमेशा अपने लिए यही मांगा है, और अब जब आप सभी लोग यहाँ से ग्रेजुएट हो रहे हैं तो मैं आप सभी के लिए भी यही विश करता हूँ, स्टे हंग्री, स्टे फूलिश, यानी कि भूखे रहिए और मूर्ख रहिए। भूखे यानी कि कुछ करने की भूख आपके अंदर होनी चाहिए, और मूर्ख रहो क्योंकि मूर्ख बनकर ही आप कुछ नया सीख पाओगे। अगर आपको यह लगता है कि आप सब कुछ पहले से ही जानते हैं तो आप कुछ भी नया नहीं सीख पाएंगे। तो भूखे रहिए और मूर्ख रहिए। स्टे हंग्री, स्टे फूलिश। धन्यवाद। स्टीव जॉब्स की इस ऐतिहासिक स्पीच से मुझे अपने जीवन के बहुत से सवालों के जवाब मिले हैं, और आशा करती हूँ आपने भी बहुत कुछ सीखा होगा और समझा होगा। अगर इस वीडियो को हिंदी भाषा में कन्वर्ट करने में मुझसे कोई गलती हुई है तो कृपया मुझे क्षमा करना। ऐसी ही इंस्पिरेशनल वीडियो देखने के लिए मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब करें। समय के साथ चलिए, पर अपने संस्कार और संस्कृति को हमेशा अपने साथ रखिए, क्योंकि सोच बदलो देश बदलेगा, सोच बदलो देश बदलेगा। बने रहिए मेरे साथ नीलूफर DDS डायरेक्ट दिल से मोटिवेशन में।